हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जी क्लास 11 का ये टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 से है। तो जो लोग बच्चे नए हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटर है कि आप लोग प्रीवियस वीडियो देख लीजिए इस चैप्टर से संबंधित, फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए वीडियो अच्छी तरीके से। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी पार्ट 6 जो है मैं इसके अपलोड कर चुका हूँ। छोटे छोटे पार्ट हैं, ज़्यादा बड़े नहीं है वो। तो फिर ये नेक्स्ट पार्ट है। तो आगे 2-3 पार्ट और बनेंगे इस चैप्टर में से, मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो और बनेंगी, फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का टॉपिक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। देखिए जो थ्योरी है मैंने एनसीईआरटी से ही ली है, मैं आपको एक बार उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इस पर हम एक न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए तो क्या कहता है ये, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन। जब भी देखो एक इलेक्ट्रिक जो है डिस्चार्ज पास करा जाता है गैसियस हाइड्रोजन से, देन द H2 मोलिक्यूल डिसोसिएट एंड द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस emit electromagnetic radiations of discrete frequency। तो जब भी देखो एक डिस्चार्ज पास करा जाता है हाइड्रोजन में से तो वो क्या करता है, वो क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और इमिट होकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ अलग टाइप की फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है। द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइन नेम्ड आफ्टर डिस्कवर। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है बहुत सारी लाइनें, जो लाइनें होती हैं उसके पास, तो उसका जो नाम था बाद में डिस्कवर करा था जिन्होंने बाल्मर थे, उन्होंने ये सारी चीजें जो है उस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन के हिसाब से डिस्कवर करा। तो जेन स्पेक्ट्रल लाइन आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ वेव नंबर, यानी कि म्यू बार जिसको हम वेव नंबर से डिनोट करते हैं। देन द विजिबल लाइन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये जो फाइनल फार्मूला उन्होंने जो दिया था बाल्मर सीरीज की, जो उसकी वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो लाइन जो आती हैं वो कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया था। तो 109677 1 अपॉन में 2 स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो 109677 ये हमारा क्या, ये ग्रिडवर्क कांस्टेंट वैल्यू है, ग्रिडवर्क कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आप प्रीवियस वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जो n है वो इंटीग्रल है 3, 4, 5। जो क्या होता है, जो बाल्मर सीरीज होती है, जो वेवलेंथ है, जो इलेक्ट्रॉन्स है सीधे गिर के जो आते हैं सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरते हैं, जो तो उसको हम n1 बोलते हैं। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन आकर गिरता है उसको हम n1 बोलते हैं। और ये गिरते कहाँ पर, बाल्मर सीरीज के इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरते हैं और ऊपर से 3 से 4 से हाई एनर्जी से आ सकते हैं। चलिए फिर उसके बाद क्या हो, देखो द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला आर कॉल्ड द बाल्मर सीरीज। ठीक है, द बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन आर द ओनली लाइन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम which appear in the visible region of the electromagnetic radiations। फिर उसके बाद क्या होता है, स्वीडिश स्पेक्ट्रोस्कोपिस्ट Johannes Friedberg noted that all series of line in the hydrogen spectrum could be described by the following। देखिए बाल्मर ने जो फॉर्मूला जो दिया था वो केवल बाल्मर सीरीज के लिए ही एप्लीकेबल था। उसके बाद जो रिडरबर्ग थे उन्होंने एक फाइनल एक्सप्रेशन फॉर्मूला दिया था, वो क्या है, सभी वेवलेंथ के लिए, सभी जो लाइनें थी उन सब के लिए इक्वल था। इस फॉर्मूले से हम क्या है वो सारी वेव नंबर उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। और म्यू बार यानी कि ये होता है हमारा 1 अपॉन में लैम्डा होता है, या फिर लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में म्यू बार। और इसका मतलब क्या होता है बेटा कि लैम्डा मेरा यानी कि फ्रीक्वेंसी मेरी जितनी कम होगी उतने ही वेवलेंथ क्या होगी, मेरी इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इससे ये मुझे क्लियर होता है। तो देखो कुछ सीरीज थी वो इस तरीके से, इलेक्ट्रॉन जो अगर सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो विजिबल रीजन में आता है और वो बाल्मर सीरीज कहलाती है। और इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में आकर कहते हैं उसको लाइमन सीरीज बोलते हैं, जो अल्ट्रावायलेट रीजन में आते हैं। और थर्ड यानी कि जहाँ पे n1 की वैल्यू मेरी थर्ड होती है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में आकर इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसको हम पास्टन सीरीज कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये डायग्राम है,
इलेक्ट्रॉन अगर आकर यहाँ पर गिर रहा है n1 पे तो उसको लाइमन सीरीज, अगर इलेक्ट्रॉन आगे सेकेंड ऑर्बिट में गिर रहा है तो उसको हम बाल्मर सीरीज बोलते हैं, 3 में तो पास्टन सीरीज। इस तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हो। ये मैं डायग्राम आप लोगों के लेके आया हूँ ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीज़ें। देखो अभी इलेक्ट्रॉन क्या ऊपर से हायर ऑर्बिटल से कहीं से भी आकर गिर सकता है, लेकिन आकर जो गिरेगा वो n1 पर ही आकर गिरेगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में ही आकर गिरेगा, उससे नीचे नहीं जाएगा ना उससे पहले रुकेगा। तो हायर से कहीं भी आ सकता है, 3 से आ सकता है, 2 से आ सकता है, 3 से आ सकता है, 4 से आ सकता है, 5 कहीं से भी आ सकता है हायर से, लेकिन गिरेगा वो n1 ऑर्बिट पे ही आकर गिरेगा। तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, लाइमन सीरीज बोलते हैं। बाल्मर सीरीज की बात करते हैं तो बाल्मर सीरीज में क्या होगा, जो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन आकर गिरेगा सेकंड नंबर ऑर्बिट पे गिरेगा। तो इस तरीके जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे सेकंड ऑर्बिट पे आकर गिरते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा बाल्मर सीरीज बोलते हैं। पास्टन सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा आकर गिरेगा थर्ड ऑर्बिट में गिरेगा, ठीक है, पीछे से कहीं से भी आकर गिर सकता है, इनफाइनाइट से आगे गिर सकता है। ब्रैकेट सीरीज में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आकर जो गिरेगा मेरा 4 ऑर्बिट में गिरेगा, प्रोफंड में 5th ऑर्बिट में आकर गिरेगा। तो इस तरीके जो रेडियस जो आकर गिर रही थी तो उनको सबने अपने अपने नाम दे दिए थे। तो ये इस तरीके से है, और एक फाइनल एक्सप्रेशन फॉर्मूला दे दिया जिससे हम जो है इनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये क्लियर होगी ये सारी चीज़ें। देखिए ऊपर से कहीं से भी आकर गिर सकता है, लेकिन जहाँ भी आकर गिर रहा है उसको हम n1 मानते हैं, और जहाँ से आकर गिर रहा है उसको हम n2 मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में सारी चीज़ें हमें पुट करनी पड़ेंगी। देखिए n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर, तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर गिर रहा है उसको हम n1 बोलेंगे, और जहाँ से आकर गिर रहा है उसको हम n2 बोलेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। कैलकुलेट दी वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशंस इन द बाल्मर सीरीज ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि लॉन्गेस्ट वेव, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मुझे वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वेवलेंथ यानी कि लैम्डा से इसको डिनोट करते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1/μ होता है, यानी कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है। तो म्यू मेरा क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जब जितना छोटा मेरा म्यू होगा उतना ही वेवलेंथ मेरी क्या होगा, ज़्यादा होगी। इस एक्सप्रेशन से आपको आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि जितनी फ्रिक्वेंसी मेरी कम होगी वेवलेंथ मेरी उतनी ज़्यादा होगी। यहीं अगर ये इस तरीके से होता तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा मेरी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा मेरी फ्रिक्वेंसी होगी। बट लेकिन अभी क्या है, 1 में, इससे मतलब क्या है, जितनी ज़्यादा मेरी वेवलेंथ होगी उतनी कम मेरी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी। और जितनी ज़्यादा मेरी वेवलेंथ होगी उतनी कम मेरी क्या होगी, फ्रिक्वेंसी होगी, ठीक। अब देखो n इज इक्वल टू मेरा बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। बाल्मर सीरीज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरा कहाँ पर आकर गिरेगा, बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट में आकर गिरेगा। तो n1 की वैल्यू तो मुझे यहां से मालूम पड़ गई, n1 की वैल्यू मेरी कितनी होगी बेटा, 2 होगी। अब n2 की बात करनी है मुझे, n2 की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी वेवलेंथ उसकी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो n1 पर आकर गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मेरी जितनी कम होगी उतनी ज्यादा मेरी वेवलेंथ होगी। तो क्या होगा, मतलब सपोज करें तो इलेक्ट्रॉन हमारा कहां से आकर गिरेगा, थर्ड ऑर्बिट से आकर गिरेगा। जैसे कि ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ये इस तरीके से फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन मेरा आकर यहाँ पर गिरेगा तो ये मेरा n1 की वैल्यू होगी। फिर मैंने आपको बताया जितनी कम मेरी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा मेरी वेवलेंथ होगी। तो इलेक्ट्रॉन मेरा क्या होगा, सेकंड जो है यहाँ से आकर गिरेगा, तो यही तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो ये हो गया मेरा n2 हो गया। तो n1 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 2 होगी, n2 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या था बच्चों, फॉर्मूला मेरा ये था, फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में 109677 1 में n1 का स्क्वायर माइनस के 1 में n2 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारा फॉर्मूला है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो n1 की वैल्यू मुझे मालूम पड़ गई 2 होगी, तो और n2 की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 3 होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, उसकी वेवलेंथ होगी, ठीक है। तो फॉर्मूला मेरा क्या होगा, यानी कि म्यू की वैल्यू है ना, तो 1 में लैम्डा, वेवलेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, 1 में लैम्डा इज इक्वल टू में, सॉरी वेव नंबर मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो म्यू बार मुझे कैलकुलेट करना है,
तो म्यू बार इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा मेरा, रीडबर कांस्टेंट 1 अपॉन में बच्चों n1 का स्क्वायर माइनस है 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस मुझे वैल्यू पुट करनी है। रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 109677, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। ये रीडबर की कांस्टेंट की वैल्यू होती है। 1 अपॉन में n1 की वैल्यू कितनी है मेरी 2, यानी 2 का स्क्वायर माइनस में n2 की वैल्यू कितनी है मेरी 3, यानी कि 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा मेरा इस तरीके से, मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 109677 सेंटीमीटर इनवर्स 1 अपॉन में 4 माइनस की 1 अपॉन में 9। इसका एलसीएम कितना आएगा बच्चों 36, इसका एलसीएम आ गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरा 36 एलसीएम आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 यहाँ पे आ गया, 9 4 ये आ गया, तो 9 में से 4 गया यानी कि 5, तो मेरा आ गया 5 अपॉन में 36। और रीडबर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा यानी 5 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो मेरा ये आएगा फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा, फाइनल जो आएगा 54835 अपॉन में बच्चों कितना आएगा 36। ठीक है, इसको और अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा इससे काट कर तो जो मेरी वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी बच्चों 15232.91। ठीक है, चलिए, तो ये मेरी सेंटीमीटर इनवर्स, ये मेरी वैल्यू आ गई। इसको मैं और आगे सॉल्व कर सकता हूँ। इस पॉइंट को देखिए, अगर मैं यहाँ लेकर आऊँगा तो मेरा क्या होगा, इधर 10 की डिजिट भरेगी, है ना, तो ये हो जाएगा मेरा जितना भी लेके आऊँगा उतनी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं इस पॉइंट को अगर जितना भी इधर लेके जाऊँगा उतनी ही मेरी जीरो इसके बगल में भर जाएगी। तो अगर सपोज करिए मैं पॉइंट को यहाँ लेके आ रहा हूँ 1.52329 पॉइंट मेरा देखो यहाँ पे था, मैं यहाँ से पॉइंट को यहाँ लेकर आया तो कितनी डिजिट मैंने चली है 1 2 3 4 डिजिट में आया, तो यानी कि n2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई मेरा यहाँ हो जाएगा। तो ये जो है मेरा फाइनल आंसर आ गया इसका। तो वेव नंबर इसकी ये आई है लॉन्गेस्ट वेव लेंथ की। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। जो लोग नए हैं अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, ठीक है, ताकि बेसिकली उनकी हेल्प हो सके। और आज की डेट में आप जानते हो कोचिंग्स की फीस कितनी महंगी होती है, तो बेसिकली उन लोगों के लिए है ये चैनल जो लोग कोचिंग की फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग पीजीटी DSSB नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से भी ये टॉपिक जो है सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर्स केमिस्ट्री का अपलोड करूँगा। तो बेसिकली जो पेपर आता है वो इसी 11th और 12th से ही आपका बनता है। ठीक है ना, चलिए बच्चों, थैंक यू।